देखो आप अभी तक सब कुछ पढ़ा दिए, लगभग बायो का पढ़ा दिए और थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का पढ़ा दिए। अब देखो थोड़ा सा इसमें से फिजिक्स भी देख लो। फिजिक्स में लेसन 1 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। अभी भी जो नहीं पढ़ पाया, अभी भी जो नहीं सीख पाया, वो कभी नहीं सीख पाएगा, समझ लेना। 2-2, 3-3 बार, 4-4 बार हो गया चैप्टर। इतना बार 2 महीने के अंदर हम पूरा कोर्स भी कंप्लीट करा दिए और लगभग कई बार रिवाइज करा चुके हैं। अब इससे ज्यादा हम रिवाइज नहीं करा सकते हैं। इसमें आपको कुछ दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है? प्रकाश दिख रहा है, अब परावर्तन दिख रहा है और अपवर्तन। यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा पहले प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। जैसे हम बोलते हैं वैसे लिखा करिए, हम शॉर्टकट में लिख के समझाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हाँ, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करता है? हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। हाँ, हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। हाँ, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। अगर प्रकाश आ गया परीक्षा में छोड़ोगे? नो सर। वेरी गुड। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण, गुण चीनी वाला नहीं, गुण मतलब उसकी क्वालिटी। प्रकाश क्या होता है, कैसा होता है? पहली क्वालिटी कैसा चलता है? यह सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा या फिर सीधी? सरल मतलब एकदम सीधा सीधा इसे चलता है। अब कहो यहाँ पर अंकु लगा दिए, लकड़ी लग गई है तो प्रकाश इसके उधर नहीं जाएगा, यहीं रुक जाएगा, इसको चीर के थोड़ी ले जाएगा। अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं है। देखो प्रकाश कैसी चलती है? सीधी रेखा में। इसकी चाल कितनी होती है? 8 मीटर प्रति सेकेंड। किसमें? निर्वात में। किसमें होती है? जल्दी जल्दी पढ़ो मेरे साथ में, तुरंत याद हो जाएगा। प्रकाश के गुण, प्रकाश का पहला गुण क्या होता है? यह सीधी रेखा में चलती है। हाँ, अब ऊपर लिखे तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, वो लिखिए क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यह किसका गुण है? परावर्तन है। आगे सुनो, आपके चैप्टर में आप पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन पढ़ेंगे, दोनों लिख दीजिए। चौथा पॉइंट बनाइए, इसमें परावर्तन होता है और इसमें अपवर्तन होता है। और इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा आपका प्रकीर्णन। इसमें प्रकीर्णन होता है। प्रकाश एक तरंग है। हाँ, 7वां नंबर प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश में विवर्तन होता है। विवर्तन भी होता है। तरंग हो गया, सही है। विवर्तन इतना बहुत है। लिखना आपको 5 ठो है। लिखना आपको 5 ठो है। आपके सामने देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में चली, उसकी चाल कितनी हो गई? 3 × 10⁸ किसमें? निर्वात में। उसके बाद उसमें एक प्रकार की ऊर्जा है। परावर्तन होता है प्रकाश में, अपवर्तन होता है प्रकाश में, प्रकाश में परिकीर्णन होता है, प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, प्रकाश में विवर्तन होता है। अभी और चीज है, प्रकाश में ही बहुत चीज होती है। अभी आपका चुंबक भी प्रकाश में आता है और विद्युत भी प्रकाश में आता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग कह सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत भी हो गया, चुंबक भी हो गया। ठीक, और भी चीजें होती है, आपको इतना बहुत काफी है। समझ में आ गया? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। बोलो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि को जागृत करता है। याद हो गया ना? प्रकाश के गुण भी याद हो गया। आगे चलो, देखो ये एक चीज दिख रहा है, परावर्तन। अब इसको मिटाते हैं, लिखते हैं परावर्तन। दो चीज देखो एक साथ उठा के चलते हैं, दोनों के एक साथ पढ़ाएंगे। परावर्तन क्या होता है समझिएगा ध्यान से। परावर्तन, परावर्तन क्या होता है ध्यान समझना। ये मान लो एक शीशा है, ये मेरा टार्च है, ठीक है? टार्च से अगर ऐसे हम जलाएंगे शीशे पे, यहाँ आने के बाद इधर जाएगी क्या? नहीं जाएगी। इधर जाएगी क्या? यहाँ पर आई और टकरा के वापस गई, तो इसे क्या कहेंगे? परावर्तन। ठीक है, लिखिएगा परावर्तन में क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर
कहते वेरी हैं। गुड। चिकने तल से टकराकर पुनः लौट आते हैं। उसी माध्यम में लौट जाता है, उसी माध्यम में लौट जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। जैसे प्रकाश आया, टकराया और वापस गया, समझ में आ गया? यस ठीक है, प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया? यस क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चिकने तल पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। फिर से एक बार, जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगली हेडिंग परावर्तन के नियम। परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। दो नियम। चित्र बनाएंगे, इधर चित्र बनाएंगे तब नियम लिखेंगे। चित्र बनाएंगे ऐसे, देखिए ये प्रकाश आया, यहाँ से गया, ये जो आया उसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आ रही है तो आपतित, जा रही है तो परावर्तित। क्या है? परावर्तित कौन सा किरण? परावर्तित किरण। कौन सा? परावर्तित किरण। कौन सा? परावर्तित जहाँ किरण। टकराई है ये क्या है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। क्या है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। यस सर। इस पे जो ऐसे खींचा जाता है उसे अविलंब। क्या कहते हैं? अविलंब। अच्छा ये क्या है जिस पे खींचा हुआ है? इसे कह सकते हैं चिकना तल। यस सर। चिकना तल, यस सर। इसे वो भी कहते हैं, मुख्य अक्ष भी कहते हैं उसमें, जब वो बनाएंगे दर्पण वाले में तब। अभी नहीं देखिए, बस अभी इतना समझिए क्या है। चिकना तल है, ये आपतन बिंदु, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अविलंब। देखो पहला क्या कहता है? पहला प्रथम नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। लिख लेंगे? यस सर। लिखवा नहीं रहे हैं आप, ठीक है, हमको बता रहे हैं, आप सुन सुन के लिख लीजिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बोलिए मेरे साथ। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। फिर से आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। हाँ, आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। याद हो गया? यस सर। फिर से एक बार बोल दो। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। फिर से आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम याद हो गया? यस सर। दूसरा नियम देखो क्या होता है। यहाँ देखो, देखो ये पीछे में से इसे काट दिया, एक को कोण यहाँ बना, एक को कोण यहाँ बना। यस सर। ये वाला कोण कहते हैं साइन, अरे आई, इसे कहते हैं आर। इसे जो आई है आपतित किरण बदले क्या? यस सर। इसका नाम है आपतन कोण। इसका नाम है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। क्या नाम है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। यस सर। अच्छा, तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसा दिख रहा है? बराबर। आप यहाँ लिखेंगे आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। फिर से बोलिए। आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। वेरी गुड। फिर से एक बार। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। सदैव आपस में बराबर होते हैं। आप एक चीज और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऐसे कोण आई इज इक्वल टू कोण, ये जरूर लिख दीजिएगा। मतलब कि कोण जो आई है यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसा है? बराबर है। कंप्लीट? परावर्तन नियम कंप्लीट? चलिए आगे बढ़े। फिर से एक बार दोहरा दिया जाए जल्दी से। परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाता है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। हाँ, आप
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप परावर्तन और अपवर्तन कोण में से तैयार लेंगे, कोई एक तो आपको मिलने वाला है। फिर उसके बाद परावर्तन का नियम हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक है। अगली हेडिंग आपकी आएगी दर्पण। दर्पण कई प्रकार का होता है। कुल मिला जुला के आपको यही पढ़ना है। दर्पण आप याद करिए या ना करिए, इसके प्रकार जरूर याद होना चाहिए। कौन कौन सा? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दर्पण क्या होता है? दर्पण एक ऐसा एक तरफ पेंट कर दिया जाता है, दूसरा की तरफ परावर्तक बना दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? दर्पण। बात कोई मत करो नहीं भगा दिए जाओगे। गोली दर्पण, इसमें भी आपका क्या? गोली दर्पण दो प्रकार। कौन कौन? अवतल और उत्तल। वेरी गुड। सब लोग कहते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दो प्रकार के दर्पण होता जरूर है, लेकिन अवतल उत्तल नहीं होता है। आपका समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? अवतल और उत्तल। हेडिंग डालेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। कैसा हो? समतल हो। जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। और दूसरा का गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या? जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे क्या कहते हैं? गोली दर्पण। अब आएंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसमें होती है कंफ्यूजन। इस तरफ लिखेंगे अवतल दर्पण और इस तरफ बनाएंगे उत्तल दर्पण। बताना अवतल दर्पण ऐसे बनता है, अंदर की ओर पेंट रहता है। झूठ बोल दिए। बाहर की ओर पेंट रहता है। अंदर वाले भाग से क्या होता है? परावर्तन होता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? अंदर की ओर पेंट होता है। अंदर की ओर पेंट होता है, बाहर की ओर पेंट होता है। ऐसे रहता है। अंदर की ओर पेंट होता है। और परावर्तन किससे होता है? बाहर वाले भाग से। इसमें क्या लिखेंगे आप अवतल दर्पण में? कि वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पेंट किया जाता है तथा दबे हुए तल से परावर्तन होता है। समझ में आया? क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? ठीक है। देखिए, उभरे हुए तल पर पेंट किया जाता है और दबे हुए तल से परावर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल गोली दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इसमें उभरे हुए तल से क्या होता है? परावर्तन होता है और दबे हुए तल पे पेंट किया जाता है। यानी कलई पेंट एक ही बात है। ये कलई और पेंट एक ही बात है। आपको इजी भाषा समझाने के लिए पेंट बोल देते हैं। इसके अंदर दबे हुए भाग को पेंट कर देंगे ऐसे ऐसे, और जो उभरा हुआ भाग है उससे क्या होगा? परावर्तन। जैसे ऐसे आएगा तो ऐसे जाएगा, लड़ेगा प्रकाश। ठीक है, ये समझ में आ गया? दर्पण खत्म। अगली हेडिंग प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कई प्रकार। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कई प्रकार के। कौन कौन से? अच्छा, वास्तविक और आभासी। एक बार में याद कराएंगे, याद कर लीजिएगा। यही लिखिए क्या हम? आभासी। यहाँ आभासी। जाओ। वह प्रतिबिंब जो वास्तव में दिखता है उसे क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। लिख लीजिएगा सब लोग। वह प्रतिबिंब जो वास्तव में दिखाई देता है उसे क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी में क्या होगा? वह प्रतिबिंब जो दिखाई नहीं, वास्तव में दिखाई नहीं देता है, केवल महसूस होता है, उसे क्या कहेंगे? आभासी प्रतिबिंब। वह प्रतिबिंब जो केवल वास्तव में दिखाई देता है उसे क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी क्या होगा? जो वास्तव में नहीं दिखाई देता है। याद हो जाएगा? जो वास्तव में दिखाई देता है कौन सा प्रतिबिंब? जो वास्तव में दिखाई देता है कौन सा? जो वास्तव में नहीं दिखाई देता है वो? हाँ, इसको लिख लेंगे ना। वास्तव में दिखाई देता है। वास्तव में
दिखाई देता है। और ये क्या है, वास्तव में दिखाई नहीं देता है। प्रतिबिंब की खत्म। यस सर। अब आएंगे, आप हेडिंग डालेंगे यहाँ से स्मॉल एफ तथा कैपिटल आर में संबंध। स्मॉल एफ तथा कैपिटल आर में संबंध। ये क्या होता है आपका, इसे कहते हैं फोकस दूरी। आप ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीजें आपकी हैं जो नहीं बताई गई हैं, इसके बाद इसको रुकिए, पहले इसको बता देते हैं। ये देखिए, ये क्या है, दर्पण। कौन सा दर्पण? कौन सा है? अवतल दर्पण है। दर्पण जो ये बीचों बीच एक पाई गई है ना, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। जहां छेद करी गई है, इसे क्या कहते हैं? ध्रुव। ध्रुव को पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? ध्रुव। अब ध्यान समझिएगा, ये पूरा गोला है क्या? ये ऐसे पूरा गोला होगा, अंडाकार बन गया। ये पूरा गोला है। गोले का जो केंद्र होता है उसे केंद्र कहते हैं ना। यहाँ पर जो इसका केंद्र है उसे कहेंगे वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। अब वक्रता केंद्र हो गया। केंद्र के बाद ये केंद्र तक की पूरी दूरी को त्रिज्या करते हैं। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, जैसे गोला होता है तो उसमें पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास होता है, आधा इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। जो ये है इसे कहते हैं यप। यप मतलब फोकस। ध्यान समझिएगा, इसे कहते हैं यप, आधी दूरी। इसकी जस्ट आधी दूरी क्या कहते हैं? फोकस। और यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी को क्या कहेंगे? स्मॉल एफ। स्मॉल एफ मतलब फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी। आपको यहाँ तक सब कुछ बात समझ में आ गई? स्मॉल एफ क्या है? स्मॉल एफ क्या है? स्मॉल एफ क्या है? आर क्या है? सी क्या है? वक्रता केंद्र। कैपिटल एफ क्या है? फोकस। पी क्या है? ध्रुव। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इससे कुछ परिभाषाएं बनती है। जैसे मान लो हम आपसे पूछते हैं वक्रता केंद्र की परिभाषा बताइए, तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या हो जाएगी? ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र नहीं, वक्रता त्रिज्या की परिभाषा। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या हो जाएगी? ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसी भाषा में लिख दीजिएगा। वक्रता केंद्र भी पूछता है तो क्या दिक्कत है? गोले के कटे हुए भाग के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। फोकस क्या होता है? वक्रता केंद्र तथा ध्रुव तक की दूरी के आधे भाग को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस कहते हैं। और फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस से लेकर के ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। सब आपके इसी चित्र में बना हुआ है, कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपका वही हेडिंग जो लिखे थे वही लिख लीजिए यहाँ पर। कैपिटल आर तथा स्मॉल एफ में संबंध। ये हेडिंग डालिएगा, कैपिटल आर और स्मॉल एफ में संबंध। कैपिटल आर क्या होता है? आर एफ बराबर आर बाई 2, ये होता है इसमें संबंध। एफ बराबर आर बाई 2 क्या होता है संबंध? एफ बराबर आर बाई 2। एफ बराबर आर बाई 2। आर क्या है? आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। आर क्या है? आर क्या है? स्मॉल एफ क्या है? क्या है? फोकस दूरी। ये क्या है? वक्रता त्रिज्या। ये क्या है? फोकस दूरी। ये समझ में आ गया स्मॉल आर और एफ में संबंध। अब आपका यहाँ से जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक आता है अपवर्तन का। ठीक है, चलिए देखिए अपवर्तन का नियम आगे मिटा दें। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ते जाइए बस। शांत रहिए, पीछे वाले क्या बात कर रहे हैं। देखिए अगली हेडिंग आपका आता है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन का एक एकदम इजी एग्जांपल बता रहे हैं आपको। एक गिलास पानी लीजिए, एक गिलास पानी, उसमें आधा पानी भर दीजिए।
आधा पानी भरने के बाद एक पेंसिल डाल दीजिए ऐसे सीधा। पेंसिल थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देगी, उसका कारण क्या है? अपवर्तन। ठीक है, तो क्यों टेढ़ी दिखाई दी? क्योंकि आधा पानी भरा है आधा हवा भरा है, उसमें दो माध्यम हो गया, एक पानी और एक हवा। इसमें भी आपका ऐसे ही होता है। अपवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जैसे देखिए ये बनाते हैं यहाँ पर, ये हुआ, इसे कहेंगे माध्यम 1 और इसे कहेंगे माध्यम 2। ये माध्यम 1 और माध्यम 2। अभी पूछते हैं माध्यम 1 और माध्यम 2। मान लो इसमें हवा भरा है, इसमें पानी। फिर मान लो प्रकाश हम भेजे ऐसे, प्रकाश भेजे ऐसे, ये पानी है तो प्रकाश लड़के ऊपर तो जाएगा नहीं, नहीं सर, तो ये तो जाएगा अंदर, विचलित हो जाएगा। जाना तो ऐसे चाहिए, लेकिन क्या होता है ये ऐसे अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे? अपवर्तन। लिखेंगे इसमें अपवर्तन में। जब प्रकाश एक माध्यम से बोलिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, उसे अपवर्तन कहते हैं। हाँ, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित मतलब भटक जाता है, विचलित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। उसे प्रकाश का, आगे लिख लीजिएगा, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। टाइम कम है, जल्दी जल्दी पढ़ना है। अपवर्तन समझ में आ गया? यस सर। अपवर्तन के दो नियम, अपवर्तन के नियम हेडिंग डालेंगे, अपवर्तन के दो नियम। आपको परावर्तन के नियम लिखाए थे ना, एकदम सेम अपवर्तन के नियम भी है, दो नियम। पहला नियम आपका क्या करता है? आपतित किरण। इसमें क्या होगा, जो ये आई है ना, इसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो इधर से इधर जाना चाहिए लेकिन यहाँ भटक के गई, इसे क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। हाँ, वेरी गुड, अपवर्तित किरण। आपतन बिंदु कहाँ होगा? यहाँ। यस सर। यहाँ क्या होगा? आपतन बिंदु। अभिलंब कहाँ आएगा? यहाँ। यस सर। ये क्या है? अभिलंब। और क्या हो जाएगा? इसमें भी हो जाएगा आपका क्या? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका भी यही हो जाएगा। आपतित किरण, बतियाओ मत, अपवर्तित किरण तथा आपतन, जो नहीं लिखा है लिख लो, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा वाला नियम क्या हो जाएगा? आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या के अनुपात ये आई, ये आर, इसे कहेंगे अपवर्तन कोण। क्या हुआ? परावर्तन बोले ना आप? परावर्तन नहीं, अपवर्तन कोण, इसे क्या कहेंगे? अलग से लाइन खींच। अरे हो गया, जल्दी जल्दी पढ़ो, बस वो दोहराने आए हैं। ये आप क्या लिखेंगे? आपतन कोण की ज्या, हाँ, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक पहले इसको लिखेंगे कैसे? साइन आई बटा साइन
इसे क्या कहते हैं? नियतांक। इसे और कुछ कहते हैं? स्नेल का नियम। इसे कहते हैं स्नेल का नियम। किसका नियम? स्नेल का नियम। इसका स्नेल का नियम। तो इसके दूसरे नियम को लिखेंगे। स्नेल का नियम आएगा तो आप ये पहला नियम नहीं लिखेंगे, केवल आप ये दूसरा नियम लिखेंगे। आमतौर कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है sin i बटे sin r बराबर नियतांक, ऐसा लिखेंगे आप। स्नेल का नियम आएगा तो बस स्नेल का नियम आएगा केवल ये लिखना है। समझ में आ गया ये पूरा? यस सर। आपका लगभग प्रकाश वाले चैप्टर से हमको और इम्पोर्टेंट चीज नहीं दिखता। एक आध चीज और है आपका, एक लिखेंगे दर्पण सूत्र। आगे लिखेंगे दर्पण सूत्र। क्या लिखेंगे? दर्पण सूत्र। एक हेडिंग आपका है दर्पण सूत्र। आपका एक हेडिंग हम आपको अलग से पढ़ाएंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अलग से बनाएंगे, उसका अलग वीडियो बना देंगे। दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/f = 1/u प्लस 1/u b इसमें क्या है? f बराबर क्या है लिख लीजिए, u फोकस बराबर दूरी, क्या है फोकस लिख दूरी, लीजिए, वस्तु v की बराबर दूरी, क्या है? प्रतिबिंब। लिख लेंगे। यस ये क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी। यस सर। ये क्या है? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी। दूरी। ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। एकदम रटा न देंगे क्वेश्चन है तो कहना। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/m = 1/u प्लस 1/v। एक सूत्र और होता है, लेंस आपको नहीं पढ़ाया ना? लेंस के बारे में आपको नहीं पढ़ाया अभी। लेंस कितना प्रकार का? दो कौन सा? अवतल अवतल और उत्तल। उत्तल। Yes, चलो पहले लेंस ही पढ़ लेते हैं आप। लेंस की बारी। लेंस पढ़ाएगा, आज पढ़ा दिए, आज नहीं पढ़ाया ना अभी। लेंस की बारी। लेंस क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, अवतल उत्तल तुरंत याद होगा। लेंस देखिए, एक अवतल लेंस, एक उत्तल लेंस। अवतल लेंस कैसे बनता है? ऐसे बनता है। इसे क्या कहेंगे? ये क्या है? अवतल लेंस। ये क्या है? उत्तल लेंस। ये क्या है? उत्तल लेंस। ये है अवतल लेंस और ये है उत्तल लेंस। बताइए, इतना समझ में आया? यस सर। इसका डेफिनेशन देखो कितना बढ़िया बनेगा। वह लेंस जिसके किनारे किनारे मोटा होता है और बीचे में पतला। उसे कौन सा लेंस कहते हैं? अवतल लेंस। याद हो जाएगा? यस सर। जिसके किनारे किनारे मोटा होता है और बीचे में पतला होता है उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस। जिसके किनारे किनारे पतला होता है और बीचे में मोटा होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। याद करने की जरूरत है? नो सर। बता दें। यस सर। एक हेडिंग आता है आपका लेंस सूत्र। लेंस सूत्र। एक हेडिंग है आपका लेंस सूत्र। लगभग एक हफ्ते का मटेरियल 1 घंटा भी नहीं हुआ खत्म होने वाला है। लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या करता है? 1/f = 1/b माइनस 1/u। ये सभी चीज यही है। f बराबर फोकस दूरी, u बराबर वस्तु की दूरी और v बराबर प्रतिबिंब की दूरी। आप लिख लेंगे। यस सर। ये हुआ आपका प्रकाश वाला चैप्टर समाप्त। मेरे तरफ से जितना इंपॉर्टेंट था मैं सब दे दिया। अब अगर चाहिए पूरा पढ़ना है तो पूरा के लिए तो आपको 1 हफ्ता 1 महीना क्लास लेकर पढ़ना पड़ता है। हम आपको 1 घंटे से कम समय में पूरा देने की कोशिश किए हैं। अब अगली आपकी टॉपिक आज ही खत्म करेंगे। अभी मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। चलिए कोई बात नहीं, लगभग आधे घंटे का हो गया है। नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको देते हैं। आज ही के दिन आपको मिलेगा ये वाला भी। अगला एक लेसन 2 लिखिए। लेसन 2 जल्दी जल्दी 4 लेसन है, 2 दिन के अंदर खत्म करना है पूरा। लेसन 2 लिखिए। लेसन 2 यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है बताते हैं। मानव नेत्र सबसे बड़ा टॉपिक यहाँ का है। मानव नेत्र। मानव नेत्र के बारे में पूरा पढ़ेंगे। अगला हेडिंग में अगला टॉपिक अगले मतलब नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं मानव नेत्र पूरा। और यहाँ से क्या आपका पढ़ना है? समझने की क्षमता पढ़ना है, मतलब तो नेत्र की क्षमता पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। खत्म। इतना ही पढ़ना है, मोतियाबिंद नहीं पढ़ना है। चलिए ठीक है।